हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डी कोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम हिंदी पे टॉप 200 क्वेश्चन की सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें कि 4 वीडियोस पहले आ चुके हैं। ये मेरा आज का 5वां वीडियो है। तो सबसे पहले तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डी कोड एग्जाम चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके हिंदी के सेक्शन में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा कि ये सीरीज आपके एग्जाम के रिविजन के लिए ही चलाई जा रही है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से उन सारे वीडियोस को देख लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। वन बाय वन मैं क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ूंगी, डिस्कस करूंगी और आपको बोर्ड पे साथ में क्वेश्चन दिखाई देते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विभाषा किसे कहते हैं? ए, खड़ी बोली हिंदी को, बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, सी, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, डी, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। बताइए क्या है विभाषा? बी इज द राइट आंसर। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है, ठीक है। जहाँ तक बोली की बात है तो देखिए, बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। जहाँ तक अगर हम उपभाषा की बात करें तो अगर बोली में ही साहित्य की रचना होने लगती है थोड़ी बहुत, तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। इसका क्षेत्र बोली से थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है, ठीक है। और अगर भाषा की बात करें तो भाषा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। इसमें भरपूर मात्रा में आपके साहित्य की रचना होती है, बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, ठीक है। और अगर विभाषा की हम बात करें, ठीक है, विभाषा का भी क्षेत्र जो है बोली से थोड़ा विस्तृत होता है। ये एक प्रांत में या कहें एक उपप्रांत में प्रचलित है, ठीक है। जैसे कि अगर हम हिंदी की उपविभाषाओं की बात करें तो आपका देखिए भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, ये सब हिंदी की विभाषाएं हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मथुरा में किस बोली का प्रभुत्व है? ए, भोजपुरी, बी, ब्रज, सी, बुंदेली और डी, अवधी। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। मथुरा में किसका है? सबको पता होगा। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। ब्रज है, पता है सबको, ब्रज भाषा ही बोली जाती है। अगर हम बात करें ब्रज भाषा की तो कहाँ कहाँ बोली जाती है? देखिए, मथुरा, आगरा, धौलपुर और अलीगढ़ के जिलों में ये ब्रज भाषा आपकी बोली जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस बोली को कौरवी नाम दिया गया है? ए, भोजपुरी, बी, अवधी, सी, खड़ी बोली और डी, पहाड़ी हिंदी। बताइए, ये भी बहुत आसान है और बोली की क्लास में मैंने आपको इसे बताया भी था। किस बोली को कौरवी नाम दिया गया है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। खड़ी बोली है, खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कीर्तिलता की रचना किस भाषा में हुई है? ए, ब्रजबुली, बी, भोजपुरी, सी, मैथिली, डी, अवहट। बताइए किस भाषा में हुई है? कीर्तिलता की रचना हुई है अवहट्ठ भाषा में, ठीक है। राजा कीर्ति सिंह के सम्मान में विद्यापति ने ये लिखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? ए, क, बी, ख, सी, ग, डी, ब। ठीक है, बताइए, बहुत आसान है। अल्पप्राण, महाप्राण बहुत बार बता चुकी हैं। एक तो वर्णमाला की क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में आप देख सकते हैं अल्पप्राण महाप्राण से क्वेश्चन आते ही हैं। तो बहुत बार मैंने आपको समझाया अल्पप्राण क्या होता है। जिसको बोलने में हमारे मुंह से कम मात्रा में वायु निकलती है या कम समय लगता है वो अल्पप्राण होती है। जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसमें हमें वो महाप्राण होती है। उसमें लास्ट में ह की ध्वनि भी आती है। तो देखिए कौन सा है। अगर आप देखिए क, ग, ब, तो इसमें बहुत कम टाइम लग रहा है। क, ग, ब बहुत जल्दी उच्चारण से ही समझ में आ जाता है, ये अल्पप्राण है। लेकिन अगर ख की बात करें, ख, तो देखना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है और लास्ट में लग रहा है कि ह भी आ रहा है। तो ये ख आपका महाप्राण होगा। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। ए, ग, बी, ज, सी, क्ष, डी, ट। बताइए, ये भी बहुत आसान है। जो सी वाला ऑप्शन है आपका छत्री छ, ठीक है, यही ना है आपका संयुक्त, ठीक है। ये किससे किससे मिलके बना होता है? आधा क आपका और ये वाला स, ठीक है, इसी से मिलके आपका ये बनता है क्षत्री छ।
चलिए ये हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, ठीक है। ए शब्द ध्वनि वाक्य पद, बी शब्द वाक्य ध्वनि पद, सी पद वाक्य ध्वनि शब्द, और डी है ध्वनि शब्द पद और वाक्य। बताइए कौन सा सही है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। ध्वनि, सबसे पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य बनता है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 पे। क वर्ग का उच्चारण स्थान है, ठीक है। ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ और डी कंठ, ठीक है। क वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। उच्चारण करेंगे आप तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। क बोलिए, क क क। क्या लग रहा है आपको, कहाँ से आ रही है आवाज़? कंठ से आवाज़ निकल रही है। तो डी इज द राइट आंसर, कंठ होगा इसका। बाकी जो भी सेक्टर है, देखिए आपका कंठ से लेके ओष्ठ से आवाज़ बाहर निकल जाती है, यहाँ से लेके यहाँ पूरा आपका प्रोसेस होता है। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। बहुत अच्छे से मैंने ये सब समझाया है डिटेल में आपको, वर्णमाला की क्लास में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। ए संबंध बोधक शब्द, बी विस्मयादि बोधक शब्द, सी क्रिया विशेषण शब्द और डी समुच्चय बोधक शब्द। बताइए कौन सा होता है। इसे समझिए, जो दो शब्द को या दो वाक्य को या वाक्य खंडों को जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं। डी इज द राइट आंसर, समुच्चय बोधक शब्द होता है। कौन से होते हैं वो, जैसे जैसे है, और है, आपका एवं है, तथा। ये जब बीच में लग के दो शब्द को जोड़ता है या दो वाक्य को जोड़ता है या वाक्य खंडों को जोड़ता है, यही आपका समुच्चय बोधक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, बी ममता कालिया, सी मृदुला गर्ग और डी निर्मल वर्मा। बताइए कौन सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की है। ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है ये। देखिए इसी साहित्य पर इनको 2009 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। जहाँ तक अगर हम मृदुला गर्ग जी की बात करें तो देखिए 2013 में इनको मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और निर्मल वर्मा जी की बात करें तो 1985 में कौवे और काला पानी के लिए इन काव्य पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति को नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य है, युवा असंतोष का कारण निरंतर खाली स्थान वृद्धि है। अब यहाँ पे सुटेबल वर्ड को भरना है। तो देखिए क्या भरा जा सकता है। ए है अशिष्टता, बी है भ्रष्टाचार, सी है दुराचार और डी है राजनीति। बताइए क्या भरा जाएगा। युवा असंतोष का कारण निरंतर किस चीज़ में वृद्धि। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, भ्रष्टाचार में वृद्धि होगा। निरंतर भ्रष्टाचार वृद्धि है, ठीक है। यहाँ अशिष्टता कुछ होगा नहीं, ना राजनीति और ना ही दुराचार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है। ए दयाशंकर शिवपुर में रहता है, बी राजेंद्र आलमपुर में रहता है, शायद सुरेंद्र इंगतपुरी में रहता है, क्या शंकर रामनगर में रहता है। बहुत आसान है। अगर आप देखें संदेह क्या होता है, जहाँ भी जिस सबसे हमें संदेह, जिस वाक्य में संदेह प्रकट हो रहा हो, ठीक है, क्लियरिटी ना हो, वो आपका संदेहवाचक हो गया। अगर आप देखें तो दयाशंकर शिवपुर में रहता है, यहाँ कोई संदेह नहीं है। राजेंद्र आलमपुर में रहता है, कोई संदेह नहीं क्योंकि सीधे सीधे बताया जा रहा है। शायद सुरेंद्र इंगतपुरी में रहता है, शायद यहाँ कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हो रहा है, संदेह है, शायद लग के आया है, इसलिए सी इज द राइट आंसर, यही है संदेहवाचक। और अगर हम इसकी बात करें डी की, क्या शंकर रामनगर में रहता है, तो एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो वहाँ रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 13 पे आ जाते हैं। 13 क्वेश्चन है, जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ है। फिर से सुन लीजिए,
जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ है? ए लड़ाई झगड़ा होना, बी लूट मचाना, सी छीना झपटी करना और डी किसी वस्तु की बहुतायत। बताइए क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, जूतम पैजार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? ए पठनी, बी कृपालु, सी गंतव्य और डी हंसोड़। ठीक है, तो बताइए किस में तद्धित प्रत्यय लगा? तद्धित प्रत्यय पहले होता क्या है? जब संज्ञा सर्वनाम में, ठीक है, कि संज्ञा सर्वनाम अगर दिया हो और उसके पीछे प्रत्यय लग के नया शब्द बनता हो तो वही आपका तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तीनों में, तो ये तद्धित होता है। और जब क्रिया में या धातु में पीछे कोई प्रत्यय लग के नया शब्द बनता है तो आपका कृत प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय हमें देखना है। देखिए, ए पठनीय, बी कृपालु, सी गंतव्य और डी हंसोड़। बताइए कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर, कृपालु होगा। कृपा में मतलब आलू प्रत्यय लग जाएगा तो ये आपका कृपालु हो जाएगा और यही आपका तद्धित प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। ए मर्मज्ञ, बी वैज्ञानिक, सी कृपालु, डी अनुवाद। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए तो मर्मज्ञ, वैज्ञानिक और कृपालु इन सभी में प्रत्यय लगा है और अगर अनुवाद को देखें तो अनुवाद में उपसर्ग लगा है और अनु उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। देखिए, मर्मज्ञ में आपका ज्ञ प्रत्यय है, वैज्ञानिक में इक है और कृपालु में आलू प्रत्यय लगा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ठीक है, ए कान, कड्र, ओठ, होष्ठ, आंख, अक्ष, नाक, नसिका। बताइए कौन सा सही है? डी राइट, आपका जो राइट आंसर है वो डी है, नाक और नसिका। नाक आपका तद्भव है और उसका तत्सम होता है नसिका। बाकी जो है उसमें सब गलत है। देखिए, कान का कर्ण होता है। ठीक है, और अगर ओठ की बात करें तो उसका हो जाता है तत्सम आपका ओष्ठ और अगर आंख की बात करें तो उसका तत्सम अच्छी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? ए बहरा, बी वत्स, सी ताप और डी गंभीर। ठीक है, तो देखिए कौन सा तद्भव है। अगर आप देखें वत्स, ताप, गंभीर ये तीनों आपके तत्सम है। बहरा जो है ए वो आपका तद्भव शब्द है। बहरा का आपका तत्सम होता है बधिर। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। जहाँ तक वत्स के हम अगर बात करें तद्भव की तो बच्चा होता है, ताप की बात करें तो ताव होता है और गंभीर की बात करें तो गहरा होता है तद्भव इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा 5 प्रकार की होती है। बी इज द राइट आंसर। क्या क्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए गाय, बी पहाड़, सी यमुना, डी आम। बताइए क्या है? जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, यमुना है। जहाँ तक गाय, पहाड़ और आम की बात करें ये सब जातिवाचक संज्ञा है। गाय मतलब पूरी गाय जाति की बात होगी। पहाड़ मतलब जितने भी देश में पहाड़ हैं सब पहाड़ जो भी है पूरी दुनिया में उनकी बात हो रही है। और आम भी एक तरह से आम की पूरी जाति की बात हो रही है। तो यहाँ पे यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए जवान, बी बालक, सी सुंदर और डी मनुष्य। अगर आप देखें जवान, बालक और मनुष्य ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। जो यहाँ पे अलग दिख रहा है आपको सी सुंदर, सुंदर यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर, सुंदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। स्वेदज के लिए एक वाक्य है। ए अंडे से उत्पन्न होने वाला, बी स्वयं उत्पन्न होने वाला, सी पसीने से उत्पन्न होने वाला और डी भूमि से उत्पन्न होने वाला। बताइए क्या होगा स्वेदज का? स्वेदज का होता है पसीने से उत्पन्न होने वाला। सी इज द राइट आंसर। जहाँ से अंडे से उत्पन्न होने वाली की बात है तो उसको अंडज बोलते हैं। जहाँ तक स्वयं से उत्पन्न होने की वाली बात है उसको स्वयंभू बोलते हैं। जहाँ तक भूमि से उत्पन्न होने वाले की बात है उसको भूमिज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 22 पे। ठीक है,
जिसका आदि व अंत न हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? बहुत आसान है, ऐसे भी आप जानते हैं। ए अनंत, बी अनादि, सी शाश्वत और डी आदमोपांत। क्या होता है? जिसका ना आदि हो ना अंत हो उसको क्या बोलते हैं? शाश्वत बोलते हैं, हमेशा रहने वाला। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इस प्रश्न में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता उसे चुनिए। ठीक है, ए सजा, बी बल, सी शक्ति, डी सेना। ठीक है, अगर आप देखिए तो बल, शक्ति, सेना ये सभी अनेकार्थी शब्द है। जो नहीं है वो है ए सजा, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पुरातनवादी पिता के इस फैसले ने आधुनिक पुत्र को खाली स्थान में डाल दिया। ठीक, किस में डाल दिया? ऑप्शन देखते हैं। ए रहस्य, बी क्रोध, सी उत्सुकता और डी असमंजस। कौन सा शब्द सुटेबल होगा यहाँ बताइए? पुरातनवादी पिता के इस फैसले ने आधुनिक पुत्र को असमंजस में डाल दिया। किस में डाल दिया? असमंजस में डाल दिया। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, देखते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, उपयुक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ए पूर्णकालिक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया और डी अपूर्ण क्रिया। ठीक है, आप बताइए। लिखवाता है, करवाता है, खिलवाता है, ये सब कुछ किस में आता है? प्रेरणार्थक क्रिया में होता है। जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य कराता है या किसी और को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो देखिए, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, खुद नहीं लिख रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे बताइएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और अगर इसी तरह के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप डिकोड एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।